Hello and welcome to our channel. So today our topic of discussion is transport of gases. But before that, if you like our videos, please do like and subscribe our channel and please hit the bell icon. So now everybody knows that we take in oxygen and we give out carbon dioxide. But क्या ऐसा होता है कि सिंपली ऑक्सीजन लिया और वो बॉडी में चला गया सारे टिश्यूज में? नहीं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े से नाम, हैमबर्गर फिनोमेना, क्लोराइड शिफ्ट, बोहर इफेक्ट, हैल्डेन इफेक्ट. ऑलराइट, सो जितने भी ये बड़े बड़े चीज़ें हैं ये हम आज बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल तरीके से डील करने वाले हैं आज के लेक्चर में. तो चलो लेट्स स्टार्ट. Now we all know blood is the medium of transport for CO2 and oxygen. ब्लड में ही जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है. अब ये जो स्लाइड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ स्लाइड है और इस स्लाइड से क्वेश्चन आपको आना ही आना है और आपको सीधे ये फैक्ट्स हैं ये रट जाने हैं. क्या कह रहा है इसमें? पहले में देखो, ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का 97% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो RBC करती है और 3% जो रिमेनिंग है वो डिजॉल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा के थ्रू. सो 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, और जो 3% होता है वो सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करती है. ऑन द अदर हैंड जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का देखोगे तो 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, दैट इज HCO3 जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म है CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का, जबकि RBC ओनली 20 to 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट करती है एंड प्लाज्मा 7% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट करता है. सो हर एक लाइन MCQ है, असर्शन रीजनिंग आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. सो O2 majority transported by RBCs and CO2 majority transported by bicarbonate. Let's move ahead. अब हमारे RBC में एक रेड कलर का कंपोनेंट होता है. RBC रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. नाम से पता चल रहा है हीमोग्लोबिन यानी दो चीज़ों से बना है, हीम एंड ग्लोबिन. चूंकि ये दो चीज़ों से बना है, जुड़ के दो चीज़ों के कॉन्जुगेशन से बना है, सो दिस इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, हीम जो होता है वो एक आयरन होता है एंड ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक मेटालो प्रोटीन है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, आयरन एंड प्रोटीन, दैट इज ग्लोबिन. सो हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड मेटालो प्रोटीन. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे. यहाँ भी ये फैक्ट है जो आप लोगों को एज इट इज याद करना है. ये बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. अब आई बात पार्शियल प्रेशर क्या होता है. तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट समझो. मैंने एक बलून ले लिया, उस बलून में मैंने बहुत सारे गैसेस भर दिए, हीलियम भर दिया, नाइट्रोजन भर दिया, ऑक्सीजन भर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया. अब हर गैस अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस पूरे मिक्सचर में. तो ऑक्सीजन ने जो प्रेशर अपना एक्सर्ट किया उस मिक्सचर में, कार्बन डाइऑक्साइड ने जो एक्सर्ट किया, वो उनका पार्शियल प्रेशर है. ओके, सो pressure that is shown by a particular gas in that mixture of gases is known as partial pressure. So PO2, that is partial pressure of oxygen in lungs, is 104 milligram mercury, and in lungs the partial pressure of CO2 is 40 milligram mercury. इस चीज़ को आप as it is याद करोगे. Coming to tissues. टिश्यूज़ में ऑक्सीजन 40 mm मर्क्यूरी है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mm मर्क्यूरी. तो क्या आपको एक प्रेशर ग्रेडियंट दिख रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिफरेंस. लंग्स में आप देखो PO2 इज 104, टिश्यूज़ में PO2 इज 40. सो कोई भी चीज़ कहाँ से मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो ऑक्सीजन कहाँ से मूव करेगा? लंग से मूव करके टिश्यूज़ में जाएगा. ऑन दी अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में 40 है और टिश्यू में 45 है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज़्यादा है? टिश्यू में ज़्यादा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा? ऑक्सीजन के उल्टा, यानी फ्रॉम टिश्यूज इट विल गो टू लंग्स. ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे समझो आप. हमारे लंग्स में ऑक्सीजन है काफ़ी और हीमोग्लोबिन तो होगा ही.
तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कि ये उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन जो मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन दे सकता है। बट लंग्स में एक और फैक्ट है यहाँ पे, लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, बट ये टूटने का काम टिश्यूज में होता है। टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बनाती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अब आ जाओ, यहाँ पे भी मैंने दो तरह के कॉलम्स बनाए हैं, लंग्स और टिश्यूज। अब पहले टिश्यूज पे देखो। टिश्यूज में मैंने आपको बताया था CO2 ज़्यादा होता है, O2 कम होता है, ठीक है। तो CO2 ज़्यादा हुआ, ये वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देगा जिसको हम H2CO3 कहते हैं। In the presence of a very strong enzyme present in RBC, that is carbonic anhydrase. कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में CO2 और वाटर मिलके H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना देगा। बट मज़े की बात यह है कि ये कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल है, ये अपने इस फॉर्म में रह ही नहीं सकता, ये तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये डिसोसिएट होके क्या बनेगा? ये डिसोसिएट होके बनेगा H+ एंड HCO3-, यानी H+ एंड HCO3-, जिसमें कि H+ आप सबको पता है एसिडिक होता है। एसिडिक होता है यानी pH को कम करेगा। तो अब आप देख लो टिश्यूज में क्या क्या पॉइंट्स हो गए। मैंने बताया आपको कि CO2 ज़्यादा होता है क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था, 45 mm मर्क्यूरी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था टिश्यूज में, 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट समझ आ गया, इंक्रीज H+, ये जहाँ पे H+ इंक्रीज हुआ दैट मीन्स इंक्रीज H+। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज टेम्परेचर। वाई? बिकॉज जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे, वो कहाँ होते हैं? टिश्यूज में होते हैं। सो दैट इज द रीजन रिएक्शंस होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो दीज 4 फैक्टर्स याद रखो, MCQ आएगा ही आएगा, 510% आएगा। सो डिक्रीज्ड O2, इंक्रीज CO2, इंक्रीज H+ एंड इंक्रीज टेम्परेचर, ये हमारे टिश्यूज में होता है। और यही रीज़न है कि टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला इंक्रीज CO2 एंड दूसरा इंक्रीज H+। तो ये दोनों कंडीशंस कहाँ मिलेंगी? सिर्फ टिश्यूज में मिलेंगी। अब आ जाओ लंग्स के कॉलम पे, बिल्कुल उल्टा। जैसा हमने टिश्यूज में पढ़ा उससे बिल्कुल उल्टा, यानी इंक्रीज्ड O2, डिक्रीज CO2, डिक्रीज्ड H+ एंड डिक्रीज्ड टेम्परेचर। ठीक है, चलो आगे। अब आएंगे वो 3 भयानक टर्म्स जिससे आप सब डरते हो, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से एक स्लाइड के अंदर एंड विद इन 10 minutes वी विल कवर दिस। ओके, सो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं स्लाइड के। जो मैंने अभी आपको बताया कि CO2 ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा कंबाइन करके ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनाएगा, वो ज़्यादा डिसोसिएट होके ज़्यादा H+ बनाएगा। H+ जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा pH कम होगा, है ना। और pH जितना ज़्यादा कम होगा उतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन एंड O2 बनाएगा। इसी चीज़ को हम बोर इफेक्ट कहते हैं। So what is Bohr effect? It is the increased separation of oxyhemoglobin to form hemoglobin and O2. सबको पता है ये क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा क्योंकि रिएक्शन करेगा। बाइकार्बोनेट ज़्यादा बनेगा तो वो ज़्यादा टूट के ज़्यादा H+ बनाएगा, वो ज़्यादा pH को कम करेगा, और यही pH को जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा सेपरेशन होगा बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड O2, कॉजिंग द बोर इफेक्ट। ओके, चलो एक इफेक्ट हमारा डन, बोर इफेक्ट। अब आ जाओ हैल्डेन इफेक्ट क्या होता है। अब ये देखो आरबीसी में भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सिमिलर रिएक्शन, एक ही रिएक्शन हर जगह है, बस उसी के डिफरेंट फेजेस को हमने डिफरेंट नाम दिए हैं। CO2 यहाँ पे भी वाटर से कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ये अनस्टेबल है, ये फटाफट टूट जाएगा H+ एंड HCO3- में। अब ये H+ मैंने बताया था कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ब्रेकअप कराएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टू फॉर्म HB एंड O2।
ब्रेकअप के बाद क्या होता है, दोनों लोग फ्री हो जाते हैं। सिमिलरली ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्रेकअप के बाद क्या हुआ, हीमोग्लोबिन एंड O2 फ्री हो गया। तो ये O2 तो टिश्यूज यूज कर लेगा क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए होगा, और ये जो फ्री हीमोग्लोबिन हुआ वो क्या हुआ, वो CO2 से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री हीमोग्लोबिन CO2 से कंबाइन होकर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं हैल्डेन इफेक्ट। ओके, सो क्या हुआ, H+ ने ब्रेकअप करा दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ब्रेकअप के बाद दोनों फ्री हो गए, ऑक्सीजन को यूज कर लिया टिश्यूज ने, जो फ्री हीमोग्लोबिन बचा वो CO2 से कंबाइन हो गया, और क्या इस इफेक्ट का नाम है, हैल्डेन इफेक्ट। अब आ जाओ कि ये H2CO3 डिसोसिएट होके जो ये बाइकार्बोनेट बना, इसका क्या होगा। बाइकार्बोनेट सबको पता है, इसमें HCO3- में क्या आप एक CO2 आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, CO2 है ना, तो ये एक CO2 का रिजर्वॉयर होता है, और हम CO2 को क्या करते हैं, हम लोग CO2 को एक्सहेल करते हैं लंग्स के बाहर। सो ये CO2 RBC से कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, ताकि लंग्स उसको बाहर निकाल दें, और यही बाइकार्बोनेट का लंग्स में जाना, इस फिनोमेना को हम कहेंगे हैमबर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट। ओके, अब मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाने जा रही हूँ कि इसको हम क्लोराइड शिफ्ट क्यों कहते हैं। अभी नाम देखो कौन कौन सा हो गया, बोर इफेक्ट डन, हैल्डेन इफेक्ट डन, नाउ वी विल डू द लास्ट इफेक्ट, दैट इज द क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। सेम कॉन्सेप्ट हर जगह, क्या बताया, आरबीसी में बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ और क्लोराइड फॉर्म हुआ। अब आरबीसी के बाहर भी तो एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड प्रेजेंट होता है, सबको पता है, वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट जो है हमारा आरबीसी में, ये आया बाहर प्लाज्मा में, प्लाज्मा के पास सोडियम है, तो सोडियम से ये कंबाइन करके फटाफट इसने सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया। अब प्लाज्मा में एक और सॉल्ट है जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब आप खुद देखो, एक इससे बाइकार्बोनेट गया यानी एक नेगेटिव आयन गया, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए एक नेगेटिव आयन अंदर भी लेगा। अगर आप किसी को 1 रुपये दोगे तो उससे वापस भी तो लोगे। सिमिलरली ये HCO3 जब बाहर गया तो इसको एक नेगेटिव चार्ज चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो वो कहाँ से आएगा, वो KCl से आएगा। पोटेशियम क्लोराइड डिसोसिएट करेगा K+ और Cl- में, और Cl- अंदर चला गया। ठीक है, Cl- अंदर चला गया, तो दिस इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट, यानी क्लोराइड का जाना प्लाज्मा से आरबीसी में, दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। ओके, अब आ जाओ लंग्स पे। ये बाइकार्बोनेट जो बना हमारा प्लाज्मा में, ये गया लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स में तो आरबीसी होगा ही, सबको पता है। आरबीसी के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या क्या है, H+ है, वही H+ यहाँ भी है, Cl- है, Cl- यहाँ पे भी है, और बाइकार्बोनेट कहाँ पे आ गया, लंग्स में आ गया। अब लंग्स में यही बाइकार्बोनेट टूट जाएगा Na+ एंड HCO3- में। ठीक है, यही बाइकार्बोनेट टूट जाएगा Na+ एंड HCO3- में। अब HCO3- को फटाफट दिख रहा है कि अंदर H+ है, तो ये फटाफट घुस के H+ से कंबाइन करके H2CO3 बनाएगा। अब चूंकि एक ही नेगेटिव अंदर आया तो क्लोराइड को जल्दी मचेगी कि मैं तो बाहर जाऊं, अंदर दो नेगेटिव तो नहीं रह सकते, तो ये क्लोराइड फटाफट बाहर निकलना चाहेगा। तो ये क्लोराइड अब आप देख रहे हो उल्टा जा रहा है, आरबीसी से बाहर जा रहा है लंग्स की तरफ। सो दिस इज नोन एज द रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके, अब आ जाओ लास्ट पे, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये होता है हमारे नर्वस या न्यूरल सिस्टम से। ठीक है, और 3 रेस्पिरेटरी सेंटर्स है जो आप सबको याद रखने हैं, नेम्स अलोंग विद द कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है आपका, जो मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो प्रेजेंट होता है मेड्यूला में, एंड दिस रेगुलेट्स द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। यानी आप कितना कैसे सांस ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो, तो उस चीज को कौन रेगुलेट करता है, रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज प्रेजेंट इन मेड्यूला। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज प्रेजेंट इन पॉन्स। P से न्यूमोटैक्सिक, P से पॉन्स। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन पॉन्स एंड दिस मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ द रिदम सेंटर इन मेड्यूला।
और थर्ड पे आ जाओ, एक कीमो रिसेप्टर है जो कि आयोटिक आर्च में सिचुएटेड है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है CO2 के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है ये H+ आयंस के लिए। तो कीमो रिसेप्टर किन दो चीज़ों के लिए सेंसिटिव है? सबसे ज़्यादा है H+ आयंस के लिए और फिर है CO2 के लिए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सब नोट करोगे कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने में, ये सिर्फ इन 3 सेंटर्स का काम है। बेसिकली अगर ब्रॉडली देखो तो न्यूरल सिस्टम का काम है। अब एक ये छोटा सा डायग्राम मैंने रखा है बस एक्सप्लेन करने के लिए। ये ब्लू वाला आपको राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हार्ट का दिख रहा है। ब्लू मैंने बनाया क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहीं पर एक कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ओके, एंड दिस कीमो रिसेप्टर इन द आयोटिक आर्च इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 और उससे भी ज़्यादा किसके लिए सेंसिटिव है? H+ के लिए। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी ये फटाफट मैसेज भेजता है। बेसिकली ये बॉडीगार्ड है। जैसे भी ये देखेगा कुछ गड़बड़ी हो रही है ये तुरंत मैसेज भेजेगा अपने मालिक को कि सर कुछ गड़बड़ी है, आप प्लीज़ इस जगह से हट जाओ। सिमिलरली जैसे ही कुछ चेंजेस आएंगे CO2 या H+ में तो ये कीमो रिसेप्टर सिग्नल करेगा मेड्यूला को टू रेगुलेट द रेट एंड रिदम ऑफ ब्रीदिंग, एंड दिस इज हाउ द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। Okay, so today we dealt with the mechanism of respiration, mainly the transportation of gases along with the regulation of respiration. Do like, do subscribe our channel and do press the bell icon. See you later. Thank you so much.